नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं जैव विविधता के कुछ प्रमुख बिंदुओं को और उससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जैव विविधता क्या होती है। तो हमारी इस धरती पर जितने भी जीवों, पादपों, जंतुओं की जो विविधता मिलती है, उनकी जो विभिन्न प्रकार की जातियां मिलती हैं और एक ही जाति के भीतर भी जो अलग अलग नस्लें मिलती हैं, साथ के साथ इनके भिन्न भिन्न प्रकार के जो आवास मिलते हैं, तो इन्हीं को ही सम्मिलित रूप से हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य के अलावा पशुओं की अनेक जातियां, समुद्र में रहने वाले जंतुओं की जातियां, पादपों की बहुत सारी जातियां और किसी भी एक जाति के भीतर की जो उपजातियां या नस्लें जो होती हैं, जैसे मनुष्य की बहुत सारी नस्लें होती हैं। यदि डॉग की बात करेंगे तो डॉग्स की भी हमको बहुत सारी जो है अलग अलग ब्रीड दिखाई देती है। तो विभिन्न प्रकार की जातियां और उन जातियों के भीतर भी जो विविधता है, इनको लेते हैं हम जैव विविधता में। साथ के साथ इनके जो विभिन्न प्रकार के आवास हैं, उन आवासों को भी हम जैव विविधता में ही शामिल करते हैं। तो जैव विविधता का जो है पिछले दशकों से लगातार जो है इसका ह्रास हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो है जब वो आर्थिक विकास की बात करता है, तब वो पर्यावरण का नुकसान करता है। जीवों की जातियों का, पादपों का लगातार नुकसान होता है। पादप नष्ट होते हैं, वन नष्ट होते हैं, तो जीवों के आवास भी नष्ट होते हैं। तो क्रमिक रूप से जो है लगातार विभिन्न जो है जातियों की हानि होती रहती है। इसके संबंध में, जैव विविधता के संबंध में एक प्रमुख जो एक संधि हुई थी 1992 में, देखो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और इसका जो विषय था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ईडी का फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट, पर्यावरण और विकास। तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन का विषय क्या है? पर्यावरण एवं विकास। क्योंकि आपको मालूम है कि पर्यावरण और विकास जो है, इनका आपस में एक जो है विपरीत रिश्ता जो है बन गया है। क्यों? कि जब हम विकास की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी सड़कों की बात करेंगे, बड़े भवनों की बात करेंगे, बांधों की बात करेंगे, पुल की बात करेंगे, औद्योगिक विकास की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी हानि जो है पर्यावरण को उठानी पड़ती है। लेकिन मनुष्य यदि लगातार पर्यावरण को हानि करता गया, तो खुद मनुष्य के अस्तित्व पर ही जो है सवाल उठ जाएंगे और बाकी जातियों के जो है अस्तित्व को मिटाने पर तो मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से तुला ही हुआ है। क्योंकि लगातार विकास के नाम पर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, जीव उससे नष्ट हो रहे हैं और पादपों की जातियां, जंतुओं की जातियां नष्ट हो रही हैं। तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण एवं विकास उसका विषय था। और इसी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए भी सहमति बनी थी। और इसी सम्मेलन में जो है 5 जून 1992 को जैव विविधता संधि हुई। जैव विविधता संधि, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून की डेट 1992 में जैव विविधता संधि हुई और यह संधि लागू हुई है 29 दिसंबर 1993 से। 1993 29 दिसंबर से लागू हुई। प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। पहले जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन जो है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन देशों में 29 दिसंबर के आसपास जो है क्रिसमस के बाद का दौर है और न्यू ईयर आने वाला है। तो बाद में इन कंडीशंस को देखते हुए डेट चेंज करके 22 मई कर दी गई थी जैव विविधता दिवस की। जैव विविधता की जो संधि है, इसको CBD कहते हैं हम। जैव विविधता की संधि को क्या कहते हैं हम? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है, इसमें जो सदस्य हैं वो है 196 सदस्य, 196 जो है इसके पक्षकार देश हैं, इसमें पार्टी है 196। भारत ने भी इस जैव विविधता संधि पर जो है साइन किए और इसका रेटिफिकेशन किया, अनुसमर्थन किया। साइन जो है करने के बाद देश की संसद या देश की जो कार्यपालिका है, उसकी अनुमति भी फिर जो मिलती है दोबारा, उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तो पहले साइन करता है कोई भी देश, फिर उस देश के भीतर की संसद, विधायिका या फिर कार्यपालिका किसी भी तरीके से उस संधि पर उसका रेटिफिकेशन किया जाता है, उसका अनुसमर्थन किया जाता है। तो भारत इस संधि में शामिल है, साइन भी किए हुए, रेटिफिकेशन भी किया हुआ है। तो जैव विविधता संधि पहले तो आप याद रखना है हमको। दूसरी बात है, जैव विविधता से जुड़ी हुई संधि कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। दरअसल क्या है, जैव विविधता से इसके रिलेशन में लगातार कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, उनको बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज कौन है? वही पक्षकार जो इस संधि में शामिल है।
कोप आप नाम सुनते रहते हो। तो जैव विविधता से संबंधित विभिन्न कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है समय समय पर। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी और उसमें सन 2000 में हुई है कार्टाजीना में। तो कार्टाजीना बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है उस समय पर अपनाया गया है। अब ये कार्टाजीना बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है देखो, जैसे हम जानते हैं बीटी कपास ऐसी कपास जिसमें किसी दूसरी जाति का जो एक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, उसका जीन लगाया गया है। तो ट्रांसजेनिक जो पादप है, ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं जिनमें किसी दूसरी जाति के जीनों का समावेश किया गया है उनके जीनों में, तो ऐसे पादप या जंतु जो है ट्रांसजेनिक जंतु या पादप कहलाते हैं। इन्हें हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो उनका जो आवागमन होता है एक देश से दूसरे देश में, तो उसकी पर्याप्त देखरेख होनी चाहिए, उचित निगरानी होनी चाहिए। तो उसके संबंध में ये जो जैव विविधता संधि है उसके अंतर्गत ही एक समझौता हुआ, कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सन 2000 का है। तो इसको हमको रखना होगा याद। इसके बाद सन 2010 में नागोया प्रोटोकॉल हुआ है। नागोया जापान का शहर है। नागोया प्रोटोकॉल इस जैव विविधता संधि के अंतर्गत हुआ है। यहाँ इसका क्या जो है महत्व है, जैव विविधता का बहुत सारे देश लाभ उठाते हैं। अमीर देश गरीब देशों, विकासशील देशों में मिलने वाली जैव विविधता है उसका पता लगाते हैं और उससे आधारित अपने उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया अफ्रीका का कोई गरीब विकासशील देश है और वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की पादपों की प्रजातियां मौजूद हैं जिनसे कोई दवा बनाई जा सकती है, या कोई जंतु की जाति जो है मौजूद है जिसका अपना कोई महत्व हो सकता है। लेकिन यदि मान लिया कि कोई अमीर देश उनकी उस जैव विविधता की चोरी कर ले और उसे अपने देश में ले जाकर उसका संवर्धन करे और उसका व्यावसायिक रूप से उपयोग करने लगे, लाभ कमाए, तो ऐसे में क्या होगा, वह मूल देश तो हानि में जा रहा है जिसकी वह संपदा है, और दूसरा देश उसका एक अनुचित प्रकार से लाभ उठा रहा है। तो ऐसा जो है ऐसी एक अन्याय की व्यवस्था नहीं बने, एक न्यायोचित व्यवस्था बने कि जैव विविधता जिस देश की है उस देश को लाभ मिलना चाहिए। यदि उसका कोई व्यावसायिक उत्पाद बनाया जा रहा है, उनका संवर्धन करवाया जा रहा है, आगे विपणन कार्य होगा, धन अर्जन होगा, तो जो देश की वो मूल रूप से संपत्ति है उसे लाभ मिलना चाहिए। इसके संबंध में थी नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल भी जैव विविधता संधि के अंतर्गत ही एक संधि है। नागोया प्रोटोकॉल लाभों में समान भागीदारी, और सन 2010 में ये हुई थी। तो इसको अपने को याद रखना है। तो जैव विविधता संधि से जुड़ी हुई ही है कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, और इससे जुड़ी हुई ही है नागोया प्रोटोकॉल। देखो, इनको एक साथ लिखने का उद्देश्य ये भी है, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो वहां पर आप जैसे पढ़ते हो क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। लेकिन अब आपके सामने ये तीनों नाम आएंगे, जैव विविधता संधि तो हो ही गया, कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, तो ये किससे संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से और जैव विविधता से ये संबंधित है। शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं प्रमुख मुद्दों के रूप में और कुछ करंट अफेयर्स को जोड़कर। ऐसे देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 हैदराबाद में हुई थी 2012 में। हालांकि ये पुराना हो गया है, 8-9 साल हो चुके हैं इसको, 9 साल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना है कि जैव विविधता संधि के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस होती है, एक कॉन्फ्रेंस भारत के हैदराबाद में भी हो चुकी है। कोप 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 शर्म अल शेख में हुई थी। मिस्र का शर्म अल शेख है, 2018 में। तो अभी से पहले जो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई है वो 2018 में ही हुई है, शर्म अल शेख में। 2020 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी थी, लेकिन कोरोना का दौर था, तो उस समय पर ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनलाइन मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनलाइन मीटिंग 2020। तो 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनलाइन मीटिंग हुई है। अब जो है कॉन्फ्रेंस ये 2021 में प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। चीन के कुनमिंग शहर में ये जो है कॉन्फ्रेंस होनी है, अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है। आप देख रहे हो वर्तमान में हम सितंबर 2021 में है, तो अक्टूबर 2021 में बायोडाइवर्सिटी को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 15 वो होने वाली है। तो करंट अफेयर के लिहाज से हमको इसको याद में रखना होगा। चलो, ये तो हमने एक बेसिक जो है एक परिचय लिया कि जैव विविधता से संबंधित प्रमुख संधि और प्रोटोकॉल कौन सी है। अब जैसे एक छोटा सा पॉइंट ये है करंट अफेयर का है, ये जो पॉइंट है ये इसमें ये है कि वर्ल्ड इन 2030 2030 में विश्व कैसा होगा।
2030 में वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट, 2030 का विश्व कैसा होगा, उसके समक्ष क्या चुनौतियां होंगी। क्योंकि ये सर्वे कराने वाली संस्था थी यूनेस्को। ये सर्वे कराने वाली संस्था कौन सी है? यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक एजेंसी है, इसलिए यह पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिपोर्ट में देखो क्या कहा गया है, 2030 में विश्व कैसा होगा, तो पब्लिक सर्वे रिपोर्ट ये है, पब्लिक से सर्वे किया गया है। तो 4 प्रमुख चुनौतियां देखते हैं वो 2030 में, जो बहुत ही ज्यादा जो विकराल रूप में मनुष्य के सामने होंगी। उन 4 में आप देखते हो, एक जो है परेशानी बताई गई है, एक चुनौती बताई गई है, वो है जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन लगातार जो है हो रहा है, और उसके एडवर्स इफेक्ट जो है, उसके विपरीत प्रभाव जो है लगातार देखने को भी मिल रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन के ये दुष्प्रभाव लगातार आगे और बढ़ते रहेंगे। तो एक चुनौती जलवायु परिवर्तन की, दूसरी है हिंसा, संघर्ष, भेदभाव और असमानता की। ये जो समस्या है, किसी एक देश के भीतर भी यह समस्या हो सकती है, और विभिन्न देशों का भी आपस में टकराव हो सकता है। सभ्यताओं का संघर्ष, आज से लगभग तीन दशक पहले एक बुक भी लिखी गई थी, सभ्यताओं का संघर्ष की तीसरा विश्व युद्ध जो होगा, वो विश्व युद्ध जो होगा वो सभ्यताओं का संघर्ष होगा एक प्रकार से। तो अलग अलग विचारधारा वाले जो लोग हैं, प्रत्येक जो है समुदाय या प्रत्येक जो विचारधारा को मानने वाले लोगों का जो समूह है, वो अपनी विचारधारा को ही श्रेष्ठ मानता है। तो इसके कारण से भविष्य में सभ्यताओं का संघर्ष देखने को मिल सकता है, किसी देश के भीतर और विभिन्न देशों के मध्य। ऐसी समस्याएं एक चुनौती के रूप में जो है वर्तमान में भी मौजूद है, और आने वाले समय में भी ये चुनौतियां और बढ़ेंगी। तो हिंसा, संघर्ष, भेदभाव, असमानता, ये भी एक चुनौती रहेगी। अफगानिस्तान का उदाहरण आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा एक समय था जब ईसाई जो थे अपनी विचारधारा को थोपने का बहुत ज्यादा प्रयास करते थे, औपनिवेशिक प्रसार का कार्य होता था। इसके बाद आपने जो अभी जैसे तालिबान में आप देख रहे हो, तो ये वाली विचारधारा भी चल रही है। भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं चलती रहती हैं। जैव विविधता का नुकसान भी एक तीसरा जो है एक संकट देख रहे हैं, कि लगातार जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, भविष्य में और भी होगा। जैव विविधता का नुकसान होने से मनुष्य को क्या हानि है? मनुष्य को हानि इसलिए है क्योंकि मनुष्य जैव विविधता पर ही निर्भर है। हम अपने भोजन के लिए भी जैव विविधता पर ही निर्भर हैं। यदि आप गिनती करोगे तो मुश्किल से 100 प्रकार की ऐसी जातियां होंगी, जंतुओं और पादपों की मिलाकर, जिनको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो। यदि वो नष्ट हो जाएं तो क्या ग्रहण करोगे? नए विकल्प खोजोगे, लेकिन आसानी से मिलने वाले नहीं है जिनको हम उचित रूप से खा सकें। मनुष्य निर्भर है जैव विविधता पर। अच्छा, यदि मान लिया आपसे कोई पूछे कि शेर नष्ट हो जाए, बाघ नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? बाघ नष्ट हो जाएंगे। कोई दिया गया क्षेत्र है, वहां पर यदि बाघ यदि नष्ट हो गए हैं, टाइगर वहां पे उनका शिकार कर दिया गया है, मार दिया गया है, तो उस क्षेत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ सकती है। शाकाहारी जीवों की संख्या यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहां पर जो वनस्पति होती है उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होगा, और जो नई वनस्पति भी उत्पन्न होगी उसको भी जो है उगने में परेशानी आएगी, क्योंकि शाकाहारी जीव बहुत ज्यादा हो चुके हैं। दीर्घ काल में ऐसा संभव है कि शाकाहारी जीव बहुत अधिक हैं, वनस्पतियां अब कम पड़ने लगी हैं, और ऐसे में शाकाहारी जीवों की संख्या फिर धीरे धीरे घटने लगेगी, और वो एरिया जो है डेजर्टिफिकेशन की तरफ, मरुस्थलीकरण की तरफ भी जा सकता है। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो जो है नकारात्मक रूप से, विपरीत रूप से जो है प्रभावित होता है। तो जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसको जो है उसका संतुलन बने रहना चाहिए। एक और चुनौती है आवास की, पानी की, भोजन की। तो इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं, ये यूनेस्को द्वारा जो जारी रिपोर्ट है, पब्लिक सर्वे रिपोर्ट, उसका ये जो है उसका सार है। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट हमको याद रखना है, प्रमुख चुनौतियां क्या है। और ये तो वैसे भी हमें जो है, जैसे मान लिया कोई एग्जाम में यदि मेंस का एग्जाम होता है, जहाँ पे लिखना भी होता है या कोई निबंध लिखना होता है, तो वहां पर भी ये पॉइंट्स हमको याद में रहने चाहिए। ऐसे देखो, एक जो करंट अफेयर रहा है पहले और अब हमको याद रखना है, वो क्या है? राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26। समुद्री कछुआ, जिसको हम टर्टल कहते हैं। तो यहां पे आप देखोगे नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान। तो ये जो टर्टल एक्शन प्लान है, दरअसल इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? देखो, जैसे हमने कहा, जैव विविधता का अपना महत्व होता है, और किसी भी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी एक विशेष भूमिका होती है। समुद्री जो ये कछुए हैं, इनका भी समुद्री जो पर्यावरण है, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्री कछुओं पर भी संकट विद्यमान होता है। क्यों? एक तो बहुत बड़ा संकट है इनके आवास का संकट। कैसे?
भाई ये समुद्र में रहते हैं, लेकिन ये जो है प्रजनन के बाद जैसे अंडे जो देने हैं, अंड उत्पादन जो इनको करना है, तो वहां इसके लिए इनको आना पड़ता है तट पर। कहां पे आना पड़ता है? तट पर। जैसे कि भारत में ओडिशा का जो समुद्री तट है वहां पर आते हैं ओलिव रिडले टर्टल। ये जो ओलिव रिडले टर्टल है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र और उससे जुड़ा हुआ प्रशांत महासागर का क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र में मिलते हैं और ये हजारों किलोमीटर लंबी दूरी तय करके उड़ीसा तक आते हैं। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कैरेबियन द्वीप है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, वहां से भी जो है टर्टल यहाँ तक आ सकते हैं। इतनी दूरी तय करके ये उड़ीसा के तट पर आते हैं। जब इन टर्टल के वहां पर जब उनका टर्टल अपना घोंसला बनाएंगे, मिट्टी खोद कर वहां पे अंडे देंगे, जब बहुत सारे बच्चे वहां पर बाहर निकलते हैं, तो उस समय पर जो है वो जो बच्चे हैं वो प्राकृतिक रूप से समुद्र की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ पीछे वनस्पतियां होती हैं, आगे की तरफ खुला समुद्र का क्षेत्र है। तो जो खुला समुद्री क्षेत्र है जिसमें उनको आसमान में कुछ ना कुछ रोशनी या तारे दिखाई देते हैं, तो चमक की तरफ वो बढ़ते हुए समुद्र तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो और ऐसा होता है कि वो जो तटीय क्षेत्र है वहां पर कोई ना कोई भवन बन गया है या कोई झोपड़ी बन गई है जहां कोई लाइट जल रही है, तो होता यह है कि ये जो छोटे छोटे जो टर्टल हैं जिनको समुद्र में तैर के जाना चाहिए था, उस लाइट की वजह से ये अपनी दिशा भटक जाते हैं और विपरीत दिशा में चले जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आवास पर संकट और वहां पर यदि मनुष्य की गतिविधियां बढ़ती हैं तो इनके अस्तित्व पर संकट आता है। उससे पूरा का पूरा जो पर्यावरण जो है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। तो समुद्री कछुओं को बचाने के लिए भी जो एक्शन प्लान है वो भारत सरकार ने जारी किया है। समुद्री जीवों, समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना को जारी किया गया था 2021 से 26 के लिए। तो ये हमको याद रखना है। प्लस इसके कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री कछुआ ये जो हमारी योजना है, कार्य योजना, कब जारी हुई याद रखना है। प्लस इसके उद्देश्य क्या है? भाई समुद्री कछुओं की अपनी भूमिका होती है, इकोसिस्टम में उनका महत्व होता है। समुद्री कछुओं की प्रजातियों को संरक्षित करना है, उनके आवास का संरक्षण करना है और उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। इस कार्य योजना में एक लक्ष्य है, समन्वित तंत्र के माध्यम से समुद्री कछुए और उनके आवास की समझ में सुधार करना है। जन जागरूकता भी फैलानी है कि समुद्री कछुओं का आवास क्या है, वो विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो। तो कहीं ना कहीं समुदायों को भी जो है जागरूक करना है। समुद्री कछुए और उसके निवास स्थान के संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ानी है, शिक्षा देनी है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यदि कोई पर्यटन की गतिविधि होती भी है तो भी वो ऐसी गतिविधि हो जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए। तो इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाए और समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है इसको भी बढ़ाया जाए। तो ये जो है हमको थोड़ा सा पॉइंट जरूर इसको याद रखना है, समुद्री कछुओं के संरक्षण से संबंधित भारत सरकार ने जो एक्शन प्लान बनाया है इसे। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जैव विविधता से संबंधित है वो है रैप्टर पक्षी का। रैप्टर पक्षी दरअसल कोई एक पक्षी नहीं है, जबकि रैप्टर पक्षी तो हम कहते हैं जितने भी शिकार करने वाले जो पक्षी होते हैं, जो शिकारी पक्षी होते हैं, उनको कह दिया जाता है रैप्टर पक्षी। शिकारी पक्षियों को रैप्टर पक्षी कह देते हैं। जैसे उल्लू इसमें होता है, बाज इसमें होता है, यहां तक कि मरे हुए जानवरों को खाने वाला जो गिद्ध है, वल्चर, उसको भी रैप्टर पक्षी में ही शामिल किया जाता है। तो रैप्टर पक्षी शिकारी पक्षी होते हैं और ये जो है मांसाहारी हैं और जिस प्रकार से बाघ या लॉइन जो होते हैं वो एक जो फूड श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होते हैं, उसी तरीके से ये जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ये भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होते हैं। मांसाहारी पक्षी जो होते हैं ये हमारे पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के पीड़क होते हैं, जैसे चूहे हैं जो मनुष्य की फसलों को और भोज्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पीड़कों की संख्या को भी जो है कंट्रोल में करते रहते हैं। और यदि इनकी संख्या कम हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है। लेकिन देखा ऐसा गया है कि पिछला जो 2-3 दशक निकले हैं, इन दशकों में ये जो रैप्टर पक्षी हैं इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है और इनकी जो लगभग है 30% जो है इनकी जातियों के लुप्त होने का खतरा है। वैश्विक स्तर पर 557 शिकारी पक्षियों की जातियां हैं।
जिनमें से 30% के लुप्त होने का जो है खतरा बिल्कुल बना हुआ है, लुप्त होने के कगार पर वो है। तो रैप्टर पक्षी देखो, रैप्टर प्रजातियां क्या है? शिकार करने वाले पक्षी हैं, ये मांसाहारी होते हैं। स्तनधारियों, सरीसृप, उभयचर कीटों के साथ साथ अन्य पक्षियों को भी मारकर खाते हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं, इनकी चोंच मजबूत है, मुड़ी हुई चोंच होती है, तीव्र दृष्टि होती है, विभिन्न विशेषताएं इनकी मिलती हैं और पर्यावरण के लिए ये उपयोगी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय IUCN एक संस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और दूसरी बर्ड इंटरनेशनल, इन दोनों ने मिलकर ये अपनी रिपोर्ट बनाई है। अब देखो भारत के संबंध में हम थोड़ी सी बात करें। भारत में एक पक्षी जिसकी संख्या में लगातार गिरावट आई है वो है गिद्ध। भारत में गिद्ध की संख्या में लगातार गिरावट आई है 1990 के दशक के बाद से, और 2007 या 2010 तक आते आते 90% से ज्यादा, यहां तक कि 95% से ज्यादा गिद्ध जो है वो लुप्त हो गए। उसके कारणों में भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर एक थोड़ा सा और देखते हैं। रैप्टर या शिकारी प्रजाति के पक्षी जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का शिकार करते हैं और अनेक पीड़कों की संख्या को भी नियंत्रित करने में। मैंने आपको बताया था कि रैप्टर पक्षी या शिकारी पक्षियों से मनुष्य को क्या लाभ है, क्योंकि वो पीड़कों की संख्या को कंट्रोल किए रहते हैं। रैप्टर पक्षी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित शिकारी पक्षी होते हैं। कीटनाशकों, देखो शीर्ष पर है, इन पर किसका प्रभाव पड़ेगा? जैसे कीटनाशकों का, मान लिया कि कोई कीटनाशक की वजह से जो है कुछ कीट मर गए हैं और ऐसे कीटों को पक्षी ने खा लिया, या किसी कीटनाशक की वजह से, किसी पेस्टिसाइड की वजह से चूहा मर गया है और चूहे को किसी पक्षी ने खा लिया, तो ऐसे में ऐसे कीटनाशक से मरे हुए जंतु को खाने से ये पक्षी भी मर सकते हैं। इनका यदि आवास का विखंडन हो जाए, आवास नष्ट हो जाए, तो भी इनकी जातियां लुप्त होने के कगार पे आ जाएंगी। प्लस यहां पर एक बहुत बड़ा जो रोल देखा गया वो है दवा का, एक खास दवा जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक दवा पशुओं को दी जाती है दर्द निवारक के रूप में। कोई पशु जो बीमार होता है तो पशु को पेन किलर दवा के रूप में दी जाती है डाइक्लोफिनेक। ये जो डाइक्लोफिनेक होती है पशु के शरीर में आ गई। अब मान लिया कि डाइक्लोफिनेक देने के कुछ ही दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो गई। पशु की मृत्यु होने के बाद उसे खुले स्थान पर जो है डंप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब उस मरे हुए पशु को खाते हैं कौन? जैसे कि वल्चर, गिद्ध। तो अब मरे हुए पशु को जब वो खाएंगे तो उसके मांस के अंदर मौजूद है डाइक्लोफिनेक, और डाइक्लोफिनेक युक्त मांस को जब वो गिद्ध खाएंगे तो डाइक्लोफिनेक गिद्ध की बॉडी में आ जाएंगे। और ये देखा जाता है, ये देखा गया है कि डाइक्लोफिनेक वाला मांस खाने पर गिद्ध जब वो मांस खा लेता है तो गिद्ध की किडनी फेल हो जाती है, उसकी किडनी फेलियर हो जाता है, और किडनी फेलियर हो जाएगा, उसके वृक्क या गुर्दे जिसे हम बोलते हैं वो खराब हो जाएंगे, तो गिद्ध की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो ये कारण जो है एस्टेब्लिश हुआ था सन 2004 में, ये पता लगाया गया था कि आखिर में वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या इतनी तेजी से गिर गई, क्या कारण है कि गिद्ध इतनी तेजी से मर गए। तो उसका कारण जो मिला था वो डाइक्लोफिनेक में मिला था। तो अनेक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जातियां नष्ट होती हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं इन रैप्टर पक्षियों की। इसके अलावा कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू में भी ये पक्षी मिलते हैं। उल्लू, बाज, फाल्कन, चील, काइट्स, एक्जिपिटर्स, हैरियर आदि प्रमुख पक्षियों की जातियां। संकट के कारण जैसे मैंने आपको बताया डाइक्लोफिनेक, और भारत में भी, अफ्रीका के देशों में भी ये डाइक्लोफिनेक ही एक बहुत बड़ा कारण था गिद्धों के लिए। खास तौर पर गिद्धों की आबादी में 95% से अधिक की क्या देखी गई है? गिरावट देखी गई। वनों की कटाई, अब वनों की कटाई करेंगे तो आवास नष्ट होगा। तो फिलीपींस में जो फिलीपीन ईगल है, जो काफी बड़े आकार का ईगल है, बाज है काफी बड़े आकार का, उसकी संख्या में बहुत तेजी से जो गिरावट आई, उसमें भी जो है आवास के नष्ट होने को एक प्रमुख कारण देखा गया। शिकार करना, इन पक्षियों का कोई शिकार करे, इनको गोली से मारे या इनको जहर देकर मारा जाए, या कीटनाशक के कारण अनजाने में इनकी मृत्यु हो, तो इन सब कारणों से भी इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आती है। एक वैश्विक स्तर पर एक समझौता है जिसको समझौता ज्ञापन कहते हैं, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। ये क्या होता है मेमोरेंडम? इसमें क्या है, रैप्टर समझौता ज्ञापन, भारत ने वैश्विक स्तर पर ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है, भारत उसमें शामिल है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत क्या है कि हम ये जो गिद्ध हैं और बाकी जो रैप्टर जो जातियां हैं, शिकारी पक्षियों की जातियां हैं, इनका संरक्षण करेंगे, इनको बचाने का प्रयास करेंगे। तो इस समझौते को रैप्टर समझौता ज्ञापन के नाम से जानते हैं, और यह समझौता अफ्रीका, यूरोप, एशिया क्षेत्र में
प्रवासी पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी यदि ये पक्षी जाएंगे तो उनका शिकार नहीं किया जाए, इनका संरक्षण किया जाए। अब भारत के भीतर खुद चूंकि हमारे यहाँ पे गिद्धों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई, तो ऐसे में भारत ने भी जो है इस पर साइन किए हैं। साथ के साथ हमारे देश में गिद्ध कार्य योजना इस समय चल रही है। गिद्ध संरक्षण का जो कार्यक्रम है सन 2006 से चल रहा है, जिसे 2020 से 25 के लिए गिद्ध कार्य योजना कहा गया है। और ये जो गिद्ध कार्य योजना है, इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से ऐसी दवा जैसे डाइक्लोफिनेक उसका प्रयोग नहीं हो पशुओं पर, क्योंकि उस दवा को लेने के बाद यदि कोई पशु मरता है तो उसके मांस को खाने से ये गिद्ध जो है मर जाते हैं। तो डाइक्लोफिनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पशुओं पर उसको यूज नहीं किया जाएगा, उसके उचित अल्टरनेट यूज वहां पर किए जाएंगे। और गिद्धों का संरक्षण करने, गिद्धों की गिरती संख्या को रोकने, प्लस इनके प्रजनन को बढ़ावा देने का काम सरकार करेगी। भारत में जो है, पहली बात देखो, भारत ने जो रैप्टर्स एमओयू है इस पर साइन किए। भारत ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 को शुरू किया। भारत सेव कार्यक्रम का भी हिस्सा है। सेव का फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एशिया के गिद्धों को एक्सटिंक्शन से बचाना है, विलुप्त होने से बचाना है। अब भारत क्या कर रहा है, भारत में कौन सी गिद्धों की प्रजातियां हैं? भारत जो है, मैंने आपको बताया जैसे गिद्ध संरक्षण कार्य योजना है, और किसने शुरू किया है? भारत का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत में गिद्धों की 3 प्रमुख जो है जातियां संकटग्रस्त हैं। बाकी भारत में गिद्धों की 9 जातियां मिलती हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां मिलती हैं, जिनको एंडेमिक या स्थानिक कहा जाता है कि भारत में वो भीतर मिलती हैं, भारत में मिलती हैं। उनमें से 3 जातियों की संख्या जो है वो बहुत अधिक जो है घट गई, लुप्त होने के कगार पे आ गई। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं, इसका जो बैक है, ये वाला गिद्ध है, इसका बैक व्हाइट होता है, व्हाइट बैक्ड वल्चर है। एक दूसरा वल्चर है, गिद्ध है जिसकी गर्दन थोड़ी लंबी है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। एक गिद्ध है जिसकी गर्दन लंबी होने के साथ बहुत पतली भी है, इसको कहते हैं स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तो जो है भारत में 3 प्रमुख गिद्धों की जातियां हैं, इनके नाम थोड़े से याद रखने हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और सिलेंडर बिल्ड वल्चर। तो 3 गिद्धों की ये प्रमुख जातियां हैं। वैसे मैंने कहा कि 9 जातियां भारत में गिद्धों की मिलती है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा जो है घट गई है। 1990 के बाद के दशक में ऐसा हुआ है, और 2004 में ये बात जो है इसका खुलासा हुआ था कि आखिर में गिद्धों की संख्या इतनी तेजी से गिरी क्यों। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता है, यदि जो लोग जैसे जिनकी आयु अधिक है, 30, 35, 40 और अधिक आयु के हैं, उन्होंने गिद्धों को आसमान में बहुत अधिक संख्या में उड़ते जरूर देखा होगा। गिद्ध जो है हमारे शहरी क्षेत्र के बाहर के, थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे तो पेड़ों के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में गिद्ध बैठे दिखाई दिया करते थे। मुझे भी मेरे बचपन के जो है सीन याद है, बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर गिद्ध नजर आते थे। लेकिन सन 2000 के बाद के दौर में गिद्धों की संख्या बिल्कुल ही घट गई, और अब वो हमको आसानी से दिखाई नहीं देते। क्योंकि उसका कारण क्या है? डाइक्लोफिनेक। तो इसी को संरक्षित करने का जो है ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है भारत सरकार का। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2006 में ही शुरू कर दिया था गिद्धों के संरक्षण का कार्यक्रम, लेकिन अब इसको जो है 2025 तक बढ़ाया है, और नाम इसको जो है एक गिद्ध संरक्षण कार्य योजना इसको कर दिया है 2020 से लेकर 25 के लिए। इस कार्यक्रम में गिद्धों की घटती हुई संख्या को रोकना तो पहले से ही था, प्लस संख्या को बढ़ाना और शामिल कर लिया है कि अब हम ऐसे प्रयास करेंगे कि तेजी से गिद्धों की घटती हुई संख्या को बढ़ावा मिले, संख्या जो है तेजी से बढ़े। इसका मतलब है गिद्धों के प्रजनन पर जो है विशेष फोकस यहां पर किया जाएगा। भारत में गिद्धों की आबादी की कमी का कारण ये मैंने आपको बताया कि 1990 के दशक के बाद से ही लगातार यूज बढ़ता रहा डाइक्लोफिनेक का। 2004 में आके पता लगा कि डाइक्लोफिनेक है जिसकी वजह से गिद्ध जो है उनकी किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि मरे हुए पशुओं के मांस में डाइक्लोफिनेक होता है। गिद्ध कार्य योजना 2020-25 का उद्देश्य, इसका प्रमुख एक उद्देश्य यह है कि डाइक्लोफिनेक को पूरा बंद करना है, कहीं यूज नहीं होनी चाहिए, इलीगल है डाइक्लोफिनेक का पशुओं के ऊपर प्रयोग करना, उसके अल्टरनेट खोजे जाएं। डाइक्लोफिनेक किस कैटेगरी की दवा है, ये नाम भी याद रखना आपको, NSAID इनको बोलते हैं हम। जो मेडिकल साइंस होती है उसमें हम बहुत सारे पेन किलर खाते हैं, डाइक्लोफिनेक हमारे कॉमन घरों में भी पेन किलर के रूप में यूज होती है। तो ऐसे पैरासीटामोल यूज होती है, बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं इस पेन किलर वाली कैटेगरी में आती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स।
नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID। तो ये जो NSAID है, जैसे आइबुप्रोफेन का नाम भी आपने सुना होगा, निमुसोलाइड का नाम भी सुना होगा, तो ये सब NSAID में आती हैं। लेकिन डाइक्लोफेनाक भी इसी में है। लेकिन पशुओं के लिए इनके ऐसे अल्टरनेट खोजे जाएं, जैसे मेलॉक्सिकैम एक अल्टरनेट है जिसका नुकसान नहीं होता, तो ऐसे अल्टरनेट खोजे जाएं, प्लस नुकसान करने वाले जो दवाइयां हैं इनको बंद किया जाए पशुओं के ऊपर। मनुष्य में तो उपयोग होती रहेंगी, पशुओं के उपयोग के लिए बंद किया जाए। यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट नाम है। एशिया की पहली गिद्ध प्रजनन सुविधा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में स्थापित हुई थी। देखो गिद्धों की संख्या घट रही थी, ऐसे में पिंजौर जो है हरियाणा, बिल्कुल उत्तरी हरियाणा में पिंजौर एक स्थान है जहां पर एशिया का पहला गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया। जटायु नाम कहां से लिया गया? एक पौराणिक नाम है। जटायु जो है रामायण काल में जो गिद्ध है उसका जो है पौराणिक नाम है। जिस समय पर जो है सीता का अपहरण करके जो ले जा रहा था रावण, उस समय पर जटायु ने जब कुछ प्रयास किया था तो उसको रावण के द्वारा मार दिया गया था, तो जटायु पौराणिक गिद्ध के नाम पर रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा। ऐसे ही है राजभक्तवा गिद्ध प्रजनन केंद्र बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी एक इस प्रकार का गिद्ध का प्रजनन केंद्र है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में है जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध स्थल है जो राजस्थान में प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। बीकानेर में लगभग 56 किलोमीटर स्क्वायर का एक क्षेत्र है जोड़बीड़, और इस जोड़बीड़ में क्या है कि यहाँ पर जो है जो पशु मृत हो जाते हैं, जैसे गाय भैंस ऊंट, उनको यहाँ पे डंप किया जाता है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है डाइक्लोफिनैक नहीं होना चाहिए, डाइक्लोफिनैक उनके मांस में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पशुओं को इस जोड़बीड़ में डंप किया जाता है, तो मरे हुए पशुओं को डाला जाता है। तो वहां पर गिद्धों की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है, प्लस और भी पक्षी जो उस मांस को खाते हैं उनकी संख्या, प्लस एक इकोसिस्टम वहां पर पूरा का पूरा डेवलप है। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां वहां मिलती हैं जोड़बीड़ में। तो जोड़बीड़ राजस्थान में है। तो यहां पर जो एक डंपिंग ग्राउंड है ये मृत मवेशियों के लिए, ऊंटों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। ये जो 2-3 नाम मैंने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्तमान सरकार की नीति है कि सभी राज्यों में इस प्रकार के गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है खोले जाएं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में अपने अपने इस प्रकार के केंद्र खोलने की शुरुआत हो चुकी है, इस प्रकार के केंद्र खोले जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा कि गिद्ध से रिलेटेड और डाइक्लोफिनैक से रिलेटेड क्या विषय है, रैप्टर पक्षी क्या होते हैं। ऐसी एक दो और जो है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हमें याद रहे तो बहुत अच्छा हमारे एग्जाम के लिए। जैसे वैश्विक जैव विविधता ढांचा या वैश्विक जैव विविधता ढांचा या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्टूबर 2021 में चाइना के कुनमिंग में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है जैव विविधता को लेकर। तो उससे पहले एक बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार संरक्षित करना है, तो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसका एक ड्राफ्ट बनाया गया है, और संभवतः है ये जो चीन में होने वाली मीटिंग है उसमें इस ड्राफ्ट को पास कर लिया जाए। तो ये जो ड्राफ्ट है ये क्या बोलता है, देखो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, ये वही कन्वेंशन है जो 1992 में हुई थी, 1993 से लागू हुई थी। इसने जुलाई 2021 अभी से 1-2 महीने पहले ही प्रकृति के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए 2020 से 30 तक के लिए कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जारी किया है, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसका एक मसौदा या एक ड्राफ्ट जारी किया है कि हाँ हम ऐसा हमारी जो है सोच है। विभिन्न पक्ष जो है इस मसौदे में संशोधन को सुझाव दे सकते हैं और कोई नई बात ऐड करवा सकते हैं। अभी तक की सहमति के अनुसार जो मसौदा बना है उसमें क्या है, देखो 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिए इस फ्रेमवर्क में 21 प्रमुख लक्ष्य हैं, मतलब 2030 तक 21 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इससे पहले जो है नागोया प्रोटोकॉल जो हुई थी 2010 में, उसमें कुछ आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नागोया प्रोटोकॉल में आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 2020 तक के लिए थे वो। अब उनके स्थान पर ये नया जो फ्रेमवर्क आना है जो कि 2020 से 2030 के लिए होगा, इसमें प्रमुख 21 लक्ष्य हैं जो 2030 में प्राप्त करने हैं। जैसे पहला एक लक्ष्य है कि संरक्षित क्षेत्र जो होंगे जहां पर जैव विविधता का संरक्षण होगा, पादपों का, जंतुओं का, वो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है हमारा समुद्र का और धरती का मिलाकर, उसका लगभग 30% वो होना चाहिए। तो संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व के कम से कम 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र को लाना।
तो भूमि और समुद्र का 30% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की निवेशन की दर में 50% की कमी करना और उसके प्रभावों को कम करने के लिए मूल्यांकन करना। देखो ये क्या है, आक्रामक विदेशी जातियां जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं, ये क्या है? आपने नाम सुना है कांग्रेस ग्रास का? नहीं सुना तो मैं बताता हूं कि कांग्रेस ग्रास एक खरपतवार पौधा है जिसको हम जो है, इसका जो ऑफिशियल नाम जो है वो पार्थेनियम है। अमेरिका से भारत गेहूं आयात करता था। आजादी के बाद जो है भारत में गेहूं की कमी रहती थी, अनाज की कमी रहती थी, और अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका की जो संसद है, उसके द्वारा एक पब्लिक लॉ बनाया गया था। उसके अंतर्गत जो गरीब देश हैं उनको गेहूं की सहायता की जाती थी। तो उसके अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस से सहायता पाने वाला देश भारत भी था। तो गेहूं जब भारत अमेरिका से आता था तो उसके साथ कुछ खरपतवार के बीज भी साथ में आ जाते थे, और वो जो खरपतवार है जिसको कांग्रेस ग्रास या गाजर घास भी कह दिया गया। तो गेहूं की फसल के साथ ये बीज भारत आए और उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरे भारत भर में जो खाली स्थान है बहुत सारे क्षेत्रों में वो फैल गए, और भारत की जो मूल जातियां थी झाड़ियों की, विभिन्न प्रकार की घासों की, वो रिप्लेस हो गई धीरे धीरे, और ज्यादातर जगहों में वो पार्थेनियम या गाजर घास है जो उसका प्रसार हो गया। तो वो एक प्रकार से एक विदेशी जाति है, एक्सोटिक, एक इस प्रकार की जाति है जिसने स्थानीय जातियों को नष्ट कर दिया। ऐसे ही जलकुंभी जो होता है, वाटर हाइसिंथ जो होता है, वो भी एक सजावटी पौधे के रूप में ही भारत लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे बहुत सारे जो जलीय क्षेत्र हैं उनमें फैल गया। नदियों के किनारों पर जलकुंभी फैल गई, तालाबों में, झीलों में जलकुंभी का विस्तार हो गया। इनकी वजह से स्थानीय जातियों को नुकसान होता है, स्थानीय जैव विविधता नष्ट होती है। तो उसमें जो है कमी लाने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा जैव विविधता को बढ़ाएंगे, प्रकृति संरक्षण करेंगे, वनों को बढ़ाएंगे, तो कार्बन को कैप्चर करना 10 गीगा टन के बराबर जो है कार्बन कैप्चर भी किया जाएगा। इस प्रकार का भी लक्ष्य है। विकासशील देशों को 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता दिया जाए, ये भी इस फ्रेमवर्क में कहा गया है 2020 से 30 के लिए। जैव विविधता के लिए हानिकारक प्रोत्साहनों को मना किया जाए। मान लो कोई देश किसी देश को, या कोई देश अपने देश के भीतर इस प्रकार के कोई कार्य कर रहा है जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है, तो इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार की कोई अनुदान या सब्सिडी दी जाती है तो उस पर भी रोक लगाई जाए। तो जैव विविधता के लिए हानिकारक प्रोत्साहनों को उचित और न्यायसंगत तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य है। इससे कम 500 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष कम करना। मतलब ऐसे कोई सब्सिडी या ऐसी कोई अनुदान या ऐसी कोई सहायता या कोई कार्य नहीं होने चाहिए जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। तो ये जो है प्रमुख कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में है, जिन्हें 2020 से 2030 के लिए अपनाया जाना है। यहां पर हमको ये बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जरूर याद रखना है। क्या है, कब लॉन्च हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, 2020 से 30 के लिए है। जब ये फाइनली अप्रूव हो जाएगा, फाइनली अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाएगा, तब इसी में कुछ ना कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हमारे बायोडायवर्सिटी के आज के इस लेक्चर के। भारत जैव विविधता पुरस्कार। देखो, भारत जैव विविधता पुरस्कार भारत में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, उनको विभिन्न कैटेगरीज के अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष जो है 22 मई को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी के साथ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भूमिका के साथ में संयुक्त रूप से 2012 से ये शुरुआत की गई है पुरस्कार देने की। यह जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग और प्रशासन के लिए जमीनी स्तर से उत्कृष्ट मॉडलों को मान्यता और सम्मान देता है। कोई संस्थान अच्छा कार्य करते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उन्हें जो है पुरस्कृत किया जाता है। इसके अंतर्गत ये 2-3 नाम है जो हमको याद रखने हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। एक तो दिया गया है कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संगठन। तो कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संगठन को जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए ओणम वन होते हैं कुछ, उनके संरक्षण के लिए, ओणम वन मतलब कि पवित्र वन, उनके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही शाजी एनएम है, जिन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहते हैं। तो शाजी एनएम जो व्यक्ति हैं, इन्होंने भी जैव विविधता संरक्षण में अच्छा कार्य किया है,
तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और नागालैंड में खोनोमा प्रकृति संरक्षण और ट्रैगोपन अभ्यारण्य को यह पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय जो है ये जैव विविधता से संबंधित पुरस्कार है, तो ये पॉइंट भी हमको याद में रखना है। लास्ट पॉइंट आज के इस लेक्चर का है ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रेट ग्रीन वॉल एक बहुत बड़ी हरी दीवार। देखो अफ्रीका का ये नक्शा है और अफ्रीका के नक्शे में यदि ये वाली पोजीशन की हम बात करें तो ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल के क्षेत्र के दक्षिण में साहेल क्षेत्र है और सहारा और साहेल के दक्षिण में एक योजना है कि एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ाई की वनस्पतियों की एक बेल्ट लगाई जाए। ये जो वनस्पतियों की बेल्ट लगाई जाएगी इस मरुस्थल के दक्षिण में, इससे मरुस्थल के प्रसार को रोक लगेगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, बहुत सारे लाभ इससे प्राप्त होने की संभावना है। तो ये जो काम है अफ्रीकी यूनियन जो है, अफ्रीका के विभिन्न देश आपस में मिलकर कर रहे हैं। विश्व बैंक की इनको सहायता मिल रही है, फ्रांस की इनको सहायता मिल रही है। तो ये जो कार्य है ये क्या है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का उद्देश्य पेड़ों, वनस्पतियों और घास के मैदानों, पौधों की 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को लगाकर 10 करोड़ अफ्रीकियों के जीवन को बदलना है। तो बहुत सारे इनको लाभ मिलेंगे, पर्यावरण के लाभ भी मिलेंगे, रोजगार से संबंधित लाभ भी मिलेंगे और जो मरुस्थलीकरण के विपरीत जो प्रभाव है उनको कम करने में भी सहायता मिलेगी। ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीकी नेतृत्व वाला एक इनिशिएटिव है। अफ्रीका के साहेल सहारा क्षेत्र में पूर्व पश्चिम दिशा में इसको लगाया जा रहा है। ये वाली दिशा है, पूर्व पश्चिम दिशा में इसको लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हो गई थी अफ्रीकी यूनियन के द्वारा। मरुस्थलीकरण को कम करना, भूमि क्षरण को कम करना, सूखे से निपटना, इन सब में इससे हेल्प मिलेगी। साथ के साथ अफ्रीकी लोगों को भी प्रत्यक्ष रूप से भी लाभ मिलेगा, रोजगार के संबंध में भी और अन्य विभिन्न प्रकार से। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 10 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि में सुधार करना है। अब तक जो है लगभग 40 लाख हेक्टेयर का ही सुधार यहां पर हुआ है। विश्व बैंक, अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक और फ्रांस द्वारा इस परियोजना में सहयोग दिया जा रहा है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल, बस ये टर्मिनोलॉजी है, इसको हमको याद रखने की आवश्यकता है कि ये क्या है और कहां पर है, कहां इसे लगाया जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने बायोडायवर्सिटी के कुछ मुद्दों और कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ।